जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने ज्वालामुखी के बहुत सारे लैंडफॉर्म्स की बात की थी कि ज्वालामुखी किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाता है। तो बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स थे, लैंडफॉर्म्स को हमने देखा था, और लैंडफॉर्म्स में भी दो तरह के थे हमारे पास। एक तो एक्सटर्नल या फिर उनको एक्सट्रूसिव भी कहा जा सकता है, और इंट्रूसिव या फिर जो पृथ्वी के गर्भ में या अंतरतम में जो बनते हैं। तो बाहरी, एक तो बाहरी हो गए एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का क्या मतलब है, यहाँ पर जो पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर बनने वाले, जैसे शंकु बनता है, क्रेटर, कॉर्डेला, नेस्टेड कॉर्डेला, इनकी बात करी थी हमने। और जो पृथ्वी के अंदर जो बनते हैं उनके बारे में हमने देखा था। तो उन दोनों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। और ये जो आगे हम इसको सीक्वेंस रहेगा उसमें हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि आगे इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा ज्वालामुखी के प्रकार, दैट इज द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। तो टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो। तो ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में देखेंगे। अब ज्वालामुखी के प्रकारों को हम दो तरह से यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे कि एक तरह के जो ज्वालामुखी है उसको किस बिहाफ पे हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा कि इनको उद्गार की अवधि के आधार पर हम बांटेंगे, कि उद्गार की अवधि के आधार पर, मतलब पीरियोडिसिटी इनकी क्या है, इनमें उद्गार होता है या नहीं होता है, उस आधार पर हम इनको बांट रहे हैं। और जो दूसरा रहेगा इसमें, उसको हम देखेंगे किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो ये रहेगा प्रकृति, किसकी प्रकृति, उद्गार की प्रकृति, उद्गार की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन। जो इरप्शन होता है वो किस प्रकार के नेचर का है उसके बिहाफ हम इसको देखेंगे। अगर इसमें फर्दर अपन देखें तो उद्गार की जो अवधि है इसके बिहाफ पर हम तीन तरह के वोल्केनो पढ़ते हैं, सभी को पता होगा। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, दैट इज एक्टिव वोल्केनो, दैट इज एक्टिव वोल्केनो। दूसरे प्रकार के होते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और तीसरे प्रकार के होते हैं मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, दैट इज एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। प्रसुप्त मतलब डोरमेंट। तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन हुआ यहाँ पर, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा मृत ज्वालामुखी। उसी तरह उद्गार की प्रकृति के आधार पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको फिर से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब जैसे ज्वालामुखी है तो ये एक्टिव वोल्केनो है कोई, तो यहाँ से जो उद्गार हो रहा है, मान लो इस तरह से उद्गार हो रहा है, तो जब उद्गार हो रहा है इस तरह से, तो ये किससे हो रहा है, एक छेद से हो रहा है, और ये छेद एकदम सेंटर में है। तो जब सेंटर से जब उद्गार हो तो उनको हम बोलते हैं सेंट्रली इरप्टेड या केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। पर मान लो अगर इसमें कुछ हो जाए, डाट हो जाए, डाट का मतलब होता है कि ज्वालामुखी का लावा इसमें, जैसे कुछ देर ज्वालामुखी प्रोसेस हुई उसके बाद क्या है, लावा जब इसमें जम गया तो अंदर ही एक सॉलिड चट्टान का निर्माण हो गया, और इसमें जब दोबारा यहाँ पर उद्भेदन होगा उद्गार का, तो वो किसी दरारों की सहायता से इधर होके निकल जाएगा या फिर कहीं इधर होके जमीन चीरता हुआ निकल जाएगा। तो उस तरह का जो उद्भेदन होगा उसको दरारी उद्भेदन कहेंगे या फिर फिशर इरप्टेड। तो यहाँ पर उद्गार की जो प्रकृति हुई दो प्रकार की हो गई, एक तो सेंट्रली इरप्टेड मतलब केंद्रीय छिद्र द्वारा, और एक हो गया कि दरारों के माध्यम से उद्गार। तो उसी तरह इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, और जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्भेदन वाले वोल्केनो।
तो ये तो फिशर इरप्टेड है और ये है सेंट्रली इरप्टेड। तो यहाँ पर भी हमने इसकी दो कैटेगरी बना ली। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी के बारे में। तो क्या होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी? पहला तरह के जो ज्वालामुखी है वो है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी को हम देखें तो सक्रिय ज्वालामुखी का सीधा सा मतलब यह है कि जिसमें कुछ न कुछ टाइम के बारे में उद्गार होता हो। अगर उसमें लावा या मैग्मा का उद्गार, अच्छा लावा और मैग्मा भी यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि लावा और मैग्मा क्या होता है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि जो मैग्मा है और लावा में क्या अंतर है। तो मैग्मा बेसिकली यूँ समझो कि अगर मैग्मा जो है वो जो तरल पदार्थ है, जिसको हमने बोला था कि जो अर्ध तरल मंडल है जो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे पाया जाता है, जिसे एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल हम कहते हैं, तो उसको मैग्मा चेंबर भी नाम दिया था। तो उसमें जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। और वही मैग्मा जब धरातल के बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोल जाते हैं? लावा बोल जाते हैं। क्योंकि मैग्मा और लावा में इतना अंतर होता है कि जो लावा का जो टेम्परेचर होता है वो मैग्मा के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। क्योंकि मैग्मा जब मैग्मेटिक चेंबर में होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और जब वो ज्वालामुखी ग्रीवा, एक और शब्द आता है ज्वालामुखी ग्रीवा। ज्वालामुखी ग्रीवा क्या होती है कि जो ज्वालामुखी है, मान लो ये ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी में जब उद्गार हो रहा है, मान लो ये उद्गार हो रहा है, तो ये जो नलिका है जिसमें ये लावा है, इसी को ग्रीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा कहा जाता है। ठीक है। और जब यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस होता है तो जब ये मैग्मा ही क्या है बाहर आ रहा है, और इसी को हमने क्या बोल दिया? लावा बोल दिया। और जब ये मान लो यहाँ पे ज्वालामुखी प्रोसेस खत्म हो गई तो यहाँ पर ये ऐसे भर जाता है, पूरा इस तरह से भर गया। तो ये जो कुछ भाग ऊपर उभरा हुआ दिख जाता है लावा का, इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं डॉट, या फिर स्टेक भी इसको कहा जाता है। स्टेक, इसका नाम क्या है? स्टेक, जो बाहर निकला होता है। तो ज्वालामुखीयता क्रिया जब होती है तो मैग्मा के शीतलन के बाद कुछ उभरा हुआ भाग ज्वालामुखी के शंकु पर हमें लावा का दिखता है, जिसको हम स्टेक कहते हैं। ठीक है। तो ये स्टेक वाला भाग हो गया। हम क्या देख रहे थे कि लावा क्या होता है, तो इसको अपन एक सेकेंड, तो मैग्मा क्या होता है कि भूपटल के जो अंतरिक्ष भाग में तरल चट्टानी पदार्थ होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर बात क्या हो जाएगा कि भूपटल के आंतरिक भागों में विद्यमान किस प्रकार का? तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा कहलाता है। अब इस मैग्मा में क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे खनिज पदार्थ हो सकता है, विभिन्न गैसें हो सकती है। ठीक है। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया में बाहर आता है तथा बहुत सारी गैसों व खनिजों और खनिजों को बाहर फेंक देता है, तो इसे ही
इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही लावा कहा जाता है। यानी दोनों चीज सेम है, पर इनकी जो स्थिति है, उपस्थिति है, उसके हिसाब से इनको अलग अलग नाम दे दिया। तो लावा क्या है, जब मैग्मा बाहर आएगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, लावा। और जब ये जम जाएगा, इसका शिथिलीकरण होगा, तब भी इसको ठोस लावा कहा जाता है। और यही बाद में बेसाल्टिक चट्टानों में बदल जाता है। अब जो लावा है, अब मान लो कोई वोल्केनो हुआ, अब वोल्केनिक इरप्शन जब हुआ तो उसमें जो लावा निकला, तो उसकी लावा की प्रकृति भी बहुत अलग अलग होगी। और अगर हम पृथ्वी के अंदर तब में बात करें, तो जैसे मान लो लावा की जो प्रकृति है, लावा की अगर अपन प्रकृति देखें, तो लावा में मैक्सिमम क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है लावा में, सिलिका। तो जब सिलिका की उपस्थिति को हम लावा में देखेंगे, तो अगर सिलिका की उपस्थिति बहुत अधिक हुई, सिलिका की उपस्थिति क्या हुई, बहुत अधिक हुई, तो लावा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। किस प्रकार का लावा निकलेगा, अम्लीय। और अम्लीय लावा का क्या मतलब है कि जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी वह अम्लीय होगा, और साथ में जो अम्लीय होगा तो उसकी सयानता भी अधिक होगी। सयानता मतलब उसका गाढ़ापन। गाढ़ापन का मतलब ऐसे समझो कि जैसे पानी और शहद है, तो शहद को किसी पर्स में ढोल दो तो पूरा फैलता नहीं है, वो गाढ़ा होता है, उसमें सयानता होती है। ठीक है, तो वो जो है गाढ़ापन, वो किसके कारण आता है, सिलिका के कारण। किसके केस में, लावा के केस में। पर अगर लावा अम्लीय हुआ तो वो गाढ़ा होगा, अगर वो क्षारीय हुआ तो वो थोड़ा कम गाढ़ा हो जाएगा, और अगर वो अति क्षारीय होगा तो इसके बीच में ये रहेगा, तो अति क्षारीय। तो लावा की भी 3 कैटेगरी होती है, एक तो अम्लीय लावा, दूसरा क्षारीय लावा, तीसरा अति क्षारीय लावा। तो जो अम्लीय लावा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा 60% से अधिक होती है। और क्षारीय जो लावा होता है, और अति क्षारीय मतलब सिलिका की मात्रा बहुत कम है, मतलब लगभग 30% से इसमें कम होती है। और 30 से 60% के बीच में अगर सिलिका की मात्रा है तो वो क्षारीय है। बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलिका की मात्रा के साथ साथ जो लावा है उसकी अम्लता और गाढ़ापन आता है। ठीक है, गाढ़ापन को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कस अधिक होता है, सयानता अधिक होती है उसमें। तो ये मैग्मा, लावा और लावा से जुड़ी कुछ बातें हैं। अब हम सक्रिय ज्वालामुखी को जब देख रहे हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी का क्या मतलब है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होता रहता है। तो वह ज्वालामुखी जिनमें उद्गार लगातार या कुछ समय के अंतराल में होता है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय का क्या मतलब है, कोई एक्टिव है। कोई एक्टिवनेस का क्या मतलब है कि कोई कुछ काम कर रहा है। तो अगर ज्वालामुखी में उद्गार हो रहा है तो वो सक्रिय है। अब उद्गार किस प्रकार का हो सकता है, मान लो अभी हुआ, फिर 5 साल बाद हुआ, फिर 10 साल बाद हुआ, तो इसी को भी सक्रिय ज्वालामुखी में काउंट करते हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है सर, ओजस डेल सलाडो। तो अर्जेंटीना और चिली की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये है, और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है सक्रिय। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, ओजस डेल सलाडो। और इसमें और भी बहुत सारे ज्वालामुखी है, जैसे इटली का स्ट्रोम्बोली की बात करें, इक्वेडर का कोटोपेक्सी हो गया। ठीक है, तो और भी इसमें ज्वालामुखी के प्रकार हैं, तो उनको हम अलग से लिख लेंगे या फिर यहीं पे लिख लेते हैं कि जो एक्टिव वोल्केनोज हैं, एक्टिव वोल्केनो,
तो एक्टिव वोल्केनो में कौन कौन से हो गए? एक तो सबसे ऊंचे की बात करी हमने, ओजस डेल सलाडो की। उसके बाद एक और है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप पर है, ये इटली का ज्वालामुखी है। उसी तरह दूसरा नाम इसमें महत्वपूर्ण आ जाता है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी ये इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में कोटोपेक्सी। और अपने जो भारत की बात करें तो जो बैरन आइलैंड है, बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार में, ये हो गए एक्टिव वोल्केनोज के उदाहरण। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिव वोल्केनो है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रोम्बोली इटली का है, कोटोपेक्स इक्वेडोर का, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार। स्ट्रोम्बोली के बारे में कहा जाता है कि भूमध्य सागर का, भूमध्य, कुछ उपनाम इनको दिए हुए हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो लिपारी द्वीप है भूमध्य सागर में है, ये इटली के लिपारी द्वीप पे पाया जाता है, तो इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ उपनाम दिया हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे माउंट है, ब्रूस है, ठीक है, चिम्बेरा जो है, फ्यूजियामा है, तो और भी एक्टिव वोल्केनो है, पर हम क्या एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 देख रहे हैं, बाकी सारे को हम अलग से लिख लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी के बारे में, जो हमने देखा था डोरमेट वोल्केनो या फिर प्रक्षुप्त ज्वालामुखी। प्रक्षुप्त ज्वालामुखी, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी का क्या मतलब है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होने की संभावना है, मतलब अभी उद्गार उनमें नहीं हुआ है, पर अभी वो सक्रिय नहीं है, पर हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद सक्रिय हो जाए। तो हम जो वोल्केनो की बात कर रहे थे, जैसे फ्यूजियामा का मैंने नाम लिया, तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो इसी प्रकार का ज्वालामुखी है जो जापान में है। तो डोरमेंट जो ज्वालामुखी है, इस ये कैसे हैं कि सक्रिय नहीं है पर सक्रिय होने की संभावना है। किस प्रकार के ज्वालामुखी है कि वे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं है, पर कभी भी विस्फोट कर सकते हैं, और कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। इसके उदाहरण को देखें तो इसमें उदाहरण हमने लिया एक जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा हो गया, इटली का वेसुवियस हो गया, और हमारा जो इंडिया की बात करें तो भारत का नारकोंडम, भारत का नारकोंडम जो है एक और एग्जांपल हो गया इटली का वेसुवियस, इटली का वेसुवियस जो हो गया, ठीक है, हवाई द्वीप हो गया। ये सब क्या है? ऐसे ज्वालामुखी के उदाहरण है जो डोरमेंट है। ठीक है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया। तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी था उसमें हम देख रहे थे किस प्रकार के, मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो जिनमें कभी भी उद्भेदन भी नहीं हुआ है और साथ में भविष्य में भी इसकी कोई संभावना ही है, तो इसको किस प्रकार के ज्वालामुखी, डेथ या फिर इनको एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी कौन से हैं कि वे ज्वालामुखी जिनमें अभी तक कोई उद्गार नहीं हुआ और
ना होने की संभावना है, ना होने की कोई संभावना है। ठीक है, तो जो पोपा है म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद हो गया, को सुल्तान हो गया, ठीक है, एकांग गुहा हो गया, तो ये सब क्या है, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो इसके उदाहरण भी हम लिख सकते हैं कि क्या क्या उदाहरण है इसके। एक तो महत्वपूर्ण उदाहरण म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा हो गया। भारत में बात करें तो भारत में हो गया द्रास, भारत में द्रास हो गया। ईरान की बात करें तो ईरान में देवबंद हो गया। ठीक है, देवबंद को सुल्तान हो गया। चिम्बाराजो इक्वेडोर का, तो इक्वेडोर का जो चिम्बेराजो है, इक्वेडोर का चिम्बाराजो, ये कुछ उदाहरण है मृत ज्वालामुखी के। तो ये 3 कैटेगरियाँ हुई, एक्टिव वोल्केनो, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी के बारे में। और सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो की हमने बात की थी सर ओजस डेल सलाडो। इक्वेडोर कहाँ है, इक्वेडोर जो जगह है वहाँ पे किस कोटोपेक्सी एक्टिव प्रकार का ज्वालामुखी है, जबकि चिम्बाराजो किस प्रकार का है, मृत प्रकार का ज्वालामुखी है। तो यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट प्री में प्रश्न आ जाते हैं। तो और ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम देख रहे थे कि और क्या कैटेगरी थी इसमें, हमने किस प्रकार से इसको बांटा था। तो एक तो थे दरारी उद्भेदन वाले और एक थे केंद्रीय उद्भेदन वाले। तो दरारी उद्भेदन वाले और केंद्रीय उद्भेदन वाले में अंतर क्या है, पहले ये समझेंगे। तो दरारी उद्भेदन में जैसे भारत का दक्कन का पठार है और कोलंबिया का पठार हो गया, पराना पठार हो गया, साउथ अमेरिका की बात करें तो, ठीक है। तो ये सब जो है ये किस प्रकार के दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, जब इनसे लावा निश्रित हुआ तो कुछ टाइम बाद वो क्या है, जम जाता है। जमने के बाद जो लावा है वो बेसाल्टिक चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है और वह जो उभरा हुआ भाग है उसी को हम पठार की श्रेणी में रख देते हैं। तो दरारी भी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। तो यहाँ पर उद्गार की प्रकृति के आधार पर, उद्गार की प्रकृति के आधार पर जो पहला है वो है दरारी उद्भेदन वाले, दरारी उद्भेदन वाले, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। अब दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी को ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि ये ज्वालामुखी क्रिया हुई और सेंटर से इरप्शन ना हो, कि ये इरप्शन मान लो इधर से हो गया और इस तरह से यहाँ पर जो है लावा बाहर आके जम गया। तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये न ज़्यादा ऊपर है न ज़्यादा नीचे है। तो इस वाले जो भाग है इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी गुंबद। ठीक है, वॉल्केनिक डोम इसको कहा जाता है, वॉल्केनिक डोम या फिर ज्वालामुखी ये गुंबद। तो इसी गुंबद के आधार पर बहुत सारे ऐसे जगह रही है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे पठारों का निर्माण हो गया। जैसे भारत में जो दक्कन का पठार है, दक्कन पठार हो गया, साथ में जो कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया पठार, पराना पठार हो गया दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, आयरलैंड का अंतरिम पठार हो गया। ये सब किसके उदाहरण है, अब वॉल्केनिक डोम के, जो किससे बने हैं, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों से बने हैं। तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब मैग्मा का उद्गार, मैग्मा का उद्गार किससे नहीं हो रहा, सेंट्रल वाले छिद्र से नहीं हो रहा, तो केंद्रीय छिद्र से ना होकर, केंद्रीय छिद्र से न होकर कहाँ से होता है, दरारों से होता है। ठीक है, छिद्र से न होकर लंबी दरारों से होता है। ठीक है, तो मैग्मा उद्गार केंद्रीय छिद्र से न होकर दरारी लंबी दरारों से होता है, उसे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। और इसके जो उदाहरण है वो क्या है हो गए, इसके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में हम देखें तो
भारत में दक्कन का पठार हो गया, भारत में दक्कन पठार जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, साथ में जो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया पठार हो गया, कोलंबिया पठार। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में बात करें तो पराना पठार हो गया, वो भी इसका उदाहरण है। तो ये दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी होते हैं। अब दरारी उद्भेदन के साथ साथ इसमें एक और प्रकृति ये देखी गई कि ये जो पठार है इनमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें। तो जो मैक्सिमम दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी है उनका जो लावा जमता है वो किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण करता है, बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के बारे में। उसके बाद जो सेंट्रली इरप्टेड ज्वालामुखी है, सेंट्रली इरप्टेड मतलब केंद्रीय छिद्र से उद्भेदन वाले जो ज्वालामुखी है, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में अब यहाँ पर अंतर किस प्रकार करेंगे कि जैसे मान लो ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी में ज्वालामुखी प्रोसेस हो रही है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। तो जो मैग्मा निकलेगा तो इस मैग्मा के निकलने पर शंकु की ऊंचाई डिसाइड होगी, क्योंकि पहले तो स्थिति जब शुरू में स्थिति तो इस प्रकार होगी, धरती की स्थिति इस प्रकार है और यहाँ पर जो हॉट प्लूम से वो भरा हुआ है। जो पृथ्वी के अंदर की बात करें तो इस तरह से अंदर कुछ भरा हुआ है। अब ये जब यहाँ से फोड़ के इसको बाहर निकलेगा तो यही जो धरती का भाग है, यही ऊंचा होता है और यही ऊंचा होकर किसका निर्माण करता है, शंकु का निर्माण करता है। तो पूरा किस पर निर्भर कर रहा है, इसके तापमान और दाब पर निर्भर करता है। इसका जो ताप और दाब जितना अधिक होगा उतना ही ये इसको ऊंचे शंकु का निर्माण करेगा। तो कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाई अधिक है और कुछ की नीचाई अधिक है। तो ऊंचाई अधिक है मतलब यहाँ पे विस्फोट बहुत अधिक हुआ है, यहाँ पर दाब बहुत अधिक था, उसने धरती की जो सतह है उसको काफी ऊपर तक ऊंचा कर दिया। और शंकु की ऊंचाई के साथ साथ एक और चीज देखिए तो किसी में जो लावा है वो अधिक तरल है और किसी में लावा जो है वो गाढ़ा है, ये भी देखा गया है। तो लावा गाढ़ा और तरल का तो हम पता कर सकते हैं कि सिलिका की मात्रा के आधार पर वो होता है। अगर सिलिका की मात्रा अधिक हुई तो वो गाढ़ा अधिक होगा और उसमें अम्लता भी अधिक होगी। और साथ में जब गाढ़ा अधिक होगा, लावा गाढ़ा अधिक है मतलब विस्कस है, विस्कस मतलब जिसमें संयानता अधिक है, तो उसका विस्फोट भी अधिक होगा। तो हमने क्या देखा कि लावा अधिक अम्लीय हुआ, मान लो लावा अधिक अम्लीय हुआ, अगर अम्लीय अधिक हुआ तो उसमें विस्कोसिटी अधिक हुई, विस्कोसिटी जिसको अपन गाढ़ापन भी कह सकते हैं, गाढ़ापन, या फिर सयानता भी इसको कह सकते हैं, सयानता। ठीक है, तो विस्कोसिटी अधिक होगी और विस्कोसिटी अधिक है, मान लो गाढ़ा अधिक है, तो वो विस्फोट भी अधिक करेगा, विस्फोटक होगा। ठीक है, और विस्फोटक जितना अधिक होगा उतना इसकी शंकु की ऊंचाई बढ़ जाएगी। शंकु क्योंकि एक साथ यहाँ से बाहर निकलेगा तो शंकु की ऊंचाई को और अधिक ऊंचा कर देगा, तो शंकु की ऊंचाई अधिक होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, सारा सिलिका पे। तो सिलिका की जो मात्रा अधिक है तो वो अम्लीय है, वो विस्कस भी होगा, विस्फोटक भी होगा, शंकु की ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर जो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी है इसमें जो है मैग्मा का जो उद्गार है, मैग्मा का जो उद्गार है भूपृष्ठ पर किसी केंद्र से होता है, किसी केंद्र से होता है। तो किसी केंद्र से जब उद्गार होगा तो वो है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। अब इसमें जो सिलिका की मात्रा, अम्लीयता जो है इसके आधार पर इसको और भागों में बांटा जाता है। और भागों का तो क्या मतलब है कि जिस जगह पे ये उद्गार हुआ है, जैसे हमने इटली का जो स्ट्रोम्बोली जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा उसके बारे में बात करी,
तो स्ट्रोम्बोली को वहाँ पे जो लिपारी द्वीप है जहाँ पर वो ज्वालामुखी क्रिया हुई, तो उसको उस क्षेत्र के हिसाब से उसको स्ट्रोम्बोली तुल्य नाम दे दिया। ठीक है, कोई हवाई द्वीप पे उद्गार हुआ तो उसको हवाई तुल्य ज्वालामुखी बोल दिया। ठीक है, वैसे ही विसुयस तुल्य, प्लिनी तुल्य, पीली तुल्य, इस तरह से इसके नाम आ जाते हैं। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है उनको हम लिखेंगे, एक तो है हवाई द्वीप या फिर हवाई तुल्य, दूसरे प्रकार का है स्ट्रोम्बोली तुल्य, तीसरे प्रकार का है विसुवियस तुल्य, चौथे प्रकार का है प्लिनी तुल्य। तो क्या क्या हो गया, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, विसुवियस तुल्य और प्लिनी तुल्य। अब इसमें हमको क्या देखना है कि जब भी ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, सीक्वेंस का क्या मतलब है कि जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, और जो प्लिनी तुल्य ज्वालामुखी है, इसमें सबसे ज़्यादा सिलिका की मात्रा किसमें है, प्लिनी तुल्य में, और सबसे कम हवाई तुल्य में। तो हवाई तुल्य में जो मैग्मा या लावा होगा वो क्या होगा, पतला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा सबसे कम है। और पतला कम होगा तो ये क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि सिलिका की मात्रा कम होगी तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो सबसे पतला, सबसे कम विस्फोटक, क्षारीय प्रकार का, सबसे कम ऊंचाई का शंकु किसमें प्राप्त होगा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। उससे थोड़ा अधिक बात करें तो उससे ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा स्ट्रोम्बोली की होगी, फिर विसुवियस की होगी, फिर प्लिनी तुल्य की होगी। तो इस वाले ज्वालामुखी को हम कैसे समझेंगे कि ये चारों क्या है, किस प्रकार लिखे हुए हैं, सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो उसी सीक्वेंस में इनको पढ़ना है। जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से हम नीचे आए तो यहां पर देखा कि सिलिका की मात्रा बढ़ रही है, सिलिका की मात्रा बढ़ती है। और जब सिलिका की मात्रा ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, मान लो सिलिका की ऊपर से नीचे आने पर मात्रा बढ़ती है, तो क्या बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, और इसमें अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता भी बढ़ेगी। मतलब सबसे ज़्यादा जो अम्लीय है वो प्लिनी तुल्य ज्वालामुखी है। उसके बाद और आगे चलें तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, तो और क्या चीज़ में वृद्धि होगी, अम्लीयता यहाँ पे बढ़ी तो इसका गाढ़ापन बढ़ेगा, तो यहाँ पे संयानता में वृद्धि होगी। संयानता को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो इसकी विस्कोसिटी में भी वृद्धि होगी। उसके साथ ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो और क्या चीज़ में वृद्धि होगी, इसमें इसकी विस्फोटकता में वृद्धि होगी। किस में वृद्धि होगी, विस्फोटकता में वृद्धि होगी। और विस्फोटकता में जब वृद्धि होगी तो विस्फोटकता में वृद्धि के साथ साथ हम क्या समझ पाएंगे कि इसका जो शंकु है वो किस प्रकार का होगा, शंकु की ऊंचाई अधिक होगी। तो शंकु की ऊंचाई भी अधिक होगी। तो इसको इस तरह ही आपको नोटबुक में बनाना है कि जैसे मैंने बनाया। अब इसमें समझने की बात क्या है कि जैसे हवाई तुल्य के बारे में पूछता है, प्रश्न आया कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्या है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ऐसा ज्वालामुखी या फिर दरारी उद्भेदन वाले ऐसे ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन नहीं, केंद्रीय उद्भेदन वाले, यहाँ पे केंद्रीय उद्भेदन वाले, ये सारे किस प्रकार के, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्भेदन वाले। तो केंद्रीय उद्भेदन वाला ऐसा ज्वालामुखी जिसमें सिलिका की मात्रा कम, अम्लता भी कम, विस्कोसिटी भी कम और विस्फोटकता भी कम होती है, उस प्रकार के ज्वालामुखी को हम हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं।
इसमें जो मैग्मा होता है वो अपेक्षाकृत तरल होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रोम्बोली के बारे में पूछा तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें सिलिका की मात्रा या अम्लता या सयानता हवाई तुल्य ज्वालामुखी से थोड़ी अधिक और विश्वेश तुल्य ज्वालामुखी से थोड़ी कम होती है, तो इसको बीच में रख देंगे, ठीक है। इसमें शंकु की ऊंचाई हवाई तुल्य ज्वालामुखी से अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो इस तरह के ज्वालामुखी क्या हो गए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हो गए। तो इस तरह से हम ज्वालामुखी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आएगा। तो इसको इस प्रकार देखा हमने कि किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो दो तरह के ज्वालामुखी हमने पढ़े और दोनों को ही हमने अलग अलग कैटेगरी में देखा। अब जो हमारे ज्वालामुखी जोन है पूरे वर्ल्ड में किस किस प्रकार के ज्वालामुखी है और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो परिप्रशांत पेटी है। परिप्रशांत पेटी अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो जैसे मान लो कि ये वाला भाग हो गया रशिया, यहाँ से चालू हो गया और रशिया के बाद ये चाइना सी, फिर यहाँ पे ये म्यांमार और ये भारत वाला क्षेत्र हो गया। भारत वाले क्षेत्र से इधर जाएंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर और नीचे आएंगे तो एक अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये इस तरह से। ये अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर ये स्पेन फ्रांस यूरोप वाला क्षेत्र आ गया और यहाँ पे इस तरह से ये। तो यहाँ पे रशिया के इधर चालू हो जाता है अलास्का श्रेणी और अलास्का में ये यहाँ पर रॉकी पर्वत का क्षेत्र और नीचे साउथ अमेरिका में एंडी पर्वत और यहाँ पे इंडोनेशिया द्वीप इस तरह से और ये आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाग है ये वाला भाग है यूरोप का, यूरेशिया इसको कहते हैं क्योंकि ये यूरोप और ये एशिया वाला भाग है। यहाँ पर चाइना है, ये चीन है, यहाँ पर ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब यहाँ पर चीज़ों को इस तरह समझो कि जो उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका की यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं रॉकी पर्वत और दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर एंडीज़ है, ये एंडीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ है, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है, जो चाइना वाला यहाँ पर है तो यहाँ पर होक्काइडो वगैरह इनके जापान के द्वीप समूह है। यहाँ पे जापान वाला द्वीप हो गया, फिर नीचे आते हैं तो यहाँ फिलीपींस वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग यहाँ पर न्यूजीलैंड हो गया जहाँ पर कुछ टाइम पहले जो टोंगा वोल्केनो का विस्फोट हुआ था। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हम ज्वालामुखी क्षेत्रों की बात करें तो तीन तरह के ज्वालामुखी क्षेत्र अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वो है ये वाला, ये पूरा एक ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के किनारे होते हुए ये द्वीप समूह जो है जापान यहाँ से होते हुए ये जो पूरा भाग है इधर श्रेणी, ये पूरा भाग में यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत अधिक होती है। जैसे जापान में फ्यूजियामा अपन ने पढ़ा, तो ये जब पूरी जो पेटी है इसको परिप्रशांत पेटी कहा जाता है। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि जहाँ पर भूकंप सबसे अधिक मात्रा में आते हैं, ये पूरा जो भाग हो गया, ठीक है। दूसरी जो पेटी है जहाँ पे भूकंप अधिक आते हैं वो जैसे यहाँ म्यांमार, यहाँ पे पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियों में यहाँ पर म्यांमार हिल से म्यांमार में पोपापन ने देखा, ठीक है। इंडोनेशिया में भी भूकंपीय जो काकराकस है वो इंडोनेशिया में है। उसी तरह जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है,
यहाँ पे वेस्ट एशिया और यहाँ पे आल्प्स श्रेणी, तो और यहाँ पे एटलस पर्वत वाला भाग। तो ये जो पूरे पेटी है, ये दूसरे नंबर की जो पेटी है, ठीक है, जिसको मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो प्लेट है ऊपरी यूरोप की प्लेट, यूरेशिया प्लेट, और नीचे वाली जो प्लेट है, यहाँ पर क्या है, ये जो वाला भाग था, जैसे ये इंडिया वाला प्रायद्वीपीय भाग था, तो ये इंडिया वाला प्रायद्वीपीय भाग पहले इसी अफ्रीका प्लेट से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से निकल कर ये आके यहाँ पर जब धंसा, इस प्लेट के अंदर, यूरेशिया प्लेट के अंदर धंसा, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, तो इन सब पर्वतों का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यही जो बेल्ट है, जैसे पूर्वांचल हिल यहाँ पर है, ठीक है, तो पूर्वांचल हिल, तो यही जो बेल्ट है ये दूसरी प्रकार की पेटी है जहाँ पर मैक्सिमम भूकंप देखे जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा भूकंप इस पेटी में देखे जाते हैं, ठीक है, और इस पेटी में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखे जाते हैं। तो ये जो पेटी है इसका नाम है परिप्रशांत पेटी। क्या नाम है? परिप्रशांत पेटी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हमने कही कि ये जो प्लेट है यहाँ पर आके टकरा रही है, तो प्लेटें भी क्या है, 3 तरह की गतियाँ करती है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर के पास आती है, मान लो दोनों एक दूसरे के पास आ रही है, तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो प्लेट उसके अंदर घुस जाएगी। जैसे मान लो ये प्लेट इसके अंदर घुस गई, तो इस तरह का जब गति करती है तो इनको बोलते हैं अभिसारी प्लेट। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट। तो अभिसारी प्लेट जब आपस में टकराती है तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय है वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक है, तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और यहीं पर जब ये मैग्नेटिक चेंबर में यहाँ से जाती है, जैसे ये वाली प्लेट घुस गई, तो ये वाली प्लेट घुसते ही जब यहाँ पे तरल मैग्मा होगा पृथ्वी के अंदर, तो इस प्लेट को पिघलाने लगाएगा, और यही मैग्मा जो है, यही मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया से बाहर आता है। तो जब प्लेटों की गति के कारण ही क्या उत्पन्न हो रहे हैं? ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न हो रही है। तो जहाँ भी प्लेटें टकराती है वहाँ पर ज्वालामुखी जोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की जो बाउंड्री है, ये किस तरह की बाउंड्री होगी? अभिसारी प्लेट बाउंड्री होगी। अभिसारी प्लेट सीमांत हो गया, यहाँ पर भूकंप जोन पाया जाता है। अब ये जो पहला प्रकार का है जहाँ पर अपने परिप्रशांत महासागर की बात करी, तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही है, ये वर्ल्ड के ज्वालामुखी 63% क्रियाएं यहीं होती है। मतलब मैक्सिमम 2/3 ऑफ ज्वालामुखी, 2/3 ऑफ वोल्केनो, सबसे ज़्यादा वोल्केनो इसी क्षेत्र में आते हैं। और दूसरा क्षेत्र हो गया ये वाला, ठीक है। और तीसरे क्षेत्र की बात करें तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग को कैसे समझेंगे? अगर मैं फिर से वर्ड में बनाऊं तो यहाँ पर जैसे ये ऑल्प्स श्रेणी आ गई, और इस तरह से यहाँ पर आ गया ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पे पनामा जल संधि है, और यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग है, ठीक है। यहाँ पे आइसलैंड द्वीप है, और इधर यूरोप चालू हो जाता है, ये यूरोप हो गया, और इधर हो गया अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनके बीच में जो सागर है जिसको हम बोलते हैं अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझो कि ये जो बीच में जो प्लेट है, मतलब ये भाग और ये भाग इधर उधर खिसक रहे हैं। जो पृथ्वी की प्लेट है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक रही है। मतलब यहाँ पे किस प्रकार का बाउंड्री है? डाइवर्जेंट बाउंड्री अपसारी प्लेट है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है उसको हमने बोला कन्वर्जेंट या अभिसारी। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी मतलब बीच में दरार उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर भी जब दरार उत्पन्न होगी तो यहाँ पर जो है
ब्लॉक माउंटेन बनने के चांसेस रहते हैं और बीच में जो अंदर का लावा है वो बाहर आने का यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है। तो ये अपसारी बाउंड्री होगी, अपसारी। और जब प्लेटें समांतर चले, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ज्वालामुखी क्रिया होने के चांसेस रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रिया अभिसारी प्लेट बाउंड्री और अपसारी प्लेट बाउंड्री के वहीं होती है। समांतर जो बाउंड्री फॉल्ट होता है, ठीक है, जैसे संरक्षी प्लेट सीमांत या फिर कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर सबसे कम ना के बराबर ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो यहाँ पर अपने दो फोकस पॉइंटर हैं, एक तो अभिसारी, एक अपसारी। तो ये जो अटलांटिक वाला क्षेत्र है, जिसको मध्य अटलांटिक रीज या मध्य अटलांटिक कटक भी कहा जाता है, तो ये वाला जो भाग है पूरा ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं देखी गई है। उसके साथ ही जो अफ्रीका की जो यहाँ पर रिफ्ट वैली है, अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली, तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी क्रिया देखी गई है। तो 3 तरह के जोन अपने पास हो गए। एक तो हो गया जो परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी हो गई, जिसके बारे में हमने बात करी थी। दूसरी जो पेटी हो गई जिसका हमने बात किया था, ये वाली दूसरे नंबर की, जो महाद्वीपों के बीच में है, तो इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहा गया, मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गई। और जो तीसरे प्रकार का है वह है मिड अटलांटिक कटक या फिर मध्य अटलांटिक कटक, ये मध्य अटलांटिक कटक। तो इन्हीं तीनों के बारे में अपन को देखना है कि कौन कौन से भूकंपीय जोन है। जो परिप्रशांत पेटी है, यहाँ पे लगभग 60% भूकंप, यहाँ पे 2/3 भाग भूकंप का यहीं आता है। इसकी बात करें तो लगभग 21% भूकंप या 20% भूकंप इसमें आते हैं। 21% भूकंप मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं और सबसे कम भूकंप मध्य अटलांटिक कटक वाले क्षेत्र में आता है। और ये परिप्रशांत पेटी में इतने अधिक भूकंप आते हैं कि यहाँ पर आसपास ऐसा अग्नितप्त स्थल दिखते रहते हैं, तो इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे अगले लेक्चर में। अभी इतना ही रहने देते हैं कि हमें ये जो है भूकंपीय जोन समझ में आया कि कौन कौन सा भूकंपीय जोन कहाँ कहाँ पर है। अब अगले लेक्चर में पूरा इसको ख़त्म करेंगे अपन कि भूकंपीय जोन के साथ साथ कि इनके बारे में लिखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं और किन किन क्या क्या कारण है। वैसे कारण हमने देख लिया, अभिसारी, अपसारी, ठीक है, और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो थैंक यू साथियों, वीडियो लेक्चर लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।